हेलो एवरीवन, दिस इज जय पटेल। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मैं बना रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 12th में। और ये है हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है इस चैप्टर में ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको एमसीक्यू में और उसी के साथ साथ थियरी में। ओके। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बेसिकली दो एग्ज़ाम्स के ऊपर फोकस करता है। एक है हमारी गुजसेट और दूसरी है हमारी क्लास 12th की बोर्ड्स की एग्ज़ाम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। मैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है थियरी के लिए, यानी कि कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है आपको पार्ट बी में, जहाँ पर आपको पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं ये 3 पॉइंट्स। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको एमसीक्यू के लिए पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो तीनों केसेस है ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एमसीक्यू दिख सकता है, उसके अलावा ये चीज़ आपको थियरी में नहीं पूछेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखिएगा, मैं आपको जो जो चीज़ें कहने वाला हूँ वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप चैप्टर में उतनी चीज़ें करके जाते हो तो आपका 70 से 80% तक का सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में आपको देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो ये 2 पॉइंट्स है, ये आपको थियरी में नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको एमसीक्यू के लिए ही पढ़ने हैं, तो आपको इसे बस समझ लेना है। उसके बाद ये आपका जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर का जो इक्वेशन है ये आपको प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा सकते हो, आप एनसीईआरटी की बुक में से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा आपको ये चीज़ थियरी में नहीं पूछी जा सकती, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि आपको जो सम्स दिए जाएंगे पार्ट बी के अंदर उसके लिए, और उसके साथ साथ आपको इसमें से छोटे छोटे एमसीक्यूज दिख सकते हैं। फिर ये दोनों ग्राफ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों ग्राफों को समझ लीजिएगा, ये आपकी एमसीक्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4.1 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इसको समझ लीजिए, अदरवाइज ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन का जो ये पूरा इक्वेशन है, यानी कि इस रिएक्शन के ऊपर से ये जो इक्वेशन है ये आपको समझना है काफ़ी अच्छे तरीके से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ आपको एमसीक्यू के अंदर पूछी जा सकती है और ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के ऊपर से उसका रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा इक्वेशन बनाना, तो आप इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी हासिल कर लोगे। ओके, उसके साथ साथ ये वाला एग्जांपल भी आप देख लेना एक बार। ये 2HI गिव्स H2 + I2 और इसका ये जो रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन है पूरा वो। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करना चाहो तो ये वाला रिएक्शन भी उसी तरह का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, और अभी तक की जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो सारी एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, और उसके अलावा जो इक्वेशंस है उनके बेसिस पर आपको प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको कुछ पैराग्राफ जैसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 4.2 रेट ऑफ अ रिएक्शन को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल माना जाता है, तो आपको एग्जाम्पल 4.2 है वो एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके अलावा ये आपको पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, अब ये जो थियरी आ रही है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। यहाँ पर मैं आपको जो जो चीज़ें बताने वाला हूँ आगे, उन चीज़ों पे आपको खास फोकस करना है। कौन सी? तो एक है ये हमारी थियरी रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट वाली, ये थियरी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये जो चीज़ है ये आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है विद एग्जाम्पल, या तो फिर आपको इस पर्टिकुलर ये जो 3-4 लाइन थी उसमें से एमसीक्यू बनाकर पूछे जा सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। तो ये जो बोल्ड में लिखी गई है चीज़, इस चीज़ को आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है, यानी कि अगर ये थियरी में पूछी जाए तो भी आप इसे लिख सको, और उसके अलावा एमसीक्यू के लिए भी आपको इस चीज़ को प्रिपेयर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ओके अब आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मिस नहीं करना है। उसके अलावा ये जो रेट लॉ की स्टेटमेंट है कि रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस थियोरेटिकली मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। यानी कि यहाँ पर रेट लॉ के बारे में कहा गया है कि आपको ये चीज़ कभी भी आप थियोरिकली नहीं कह सकते हो, आपको ये जो है ये पूरी डिटरमाइन होती है एक्सपेरिमेंटली। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों को आप मिस मत कीजिएगा, जो बोल्ड में लिखी गई हो और उस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये जो स्टेटमेंट है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो आपको ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आप डेफिनेशन लिखे, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछेंगे वो। उसके अलावा ये स्टेटमेंट कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन अ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू के लिए छोटी छोटी बातें आपको पूछी जा सकती है। उसके अलावा अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल 4.3 को एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ओके उसके अलावा देखिए एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब आपको ये थियरी में भी पूछी जा सकती है और आपको एमसीक्यू में भी इसका कॉन्सेप्ट लगा के पूछा जा सकता है। थियरी में कैसे पूछेगा कि भाई आपको कहेगा भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस के बीच का एक डिफरेंस बता दो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनका डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थियरी में पूछी जा सकती है। ये जो टेबल है ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, जो यूनिट होते हैं रेट कांस्टेंट के वो आपको काफ़ी अच्छे से पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको k इज इक्वल टू रेट ए रेस टू द पावर x बी रेस टू द पावर y, यानी कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है रेट कांस्टेंट का वो पता होना चाहिए। इक्वेशन नहीं सॉरी यूनिट, आपको यूनिट पता होना चाहिए रेट कांस्टेंट का, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ है वो आपके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और थियरी में आपको लिखने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन आपको इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं जहाँ पर आपको यूनिट पूछेंगे कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट लिख दो, आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट लिख दो, आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट दे दो, या तो फिर आपको पहचानना है कि भाई कौन सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, किसके बेसिस पर, यूनिट के बेसिस पर। समझ रहे हो आप? तो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यू में तो अच्छे मार्क्स ला ही पाओगे, उसके साथ साथ आप थियरी में भी अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। और उससे पहले ये जो एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल 4.4 वो काफ़ी ईजी है। ठीक है, आप इसको एक बार करोगे, आपको उसके बाद इसको फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। इसके अंदर ये जो ब्लैक बोल्ड स्टेटमेंट लिखी है वो तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना ही है। उसके अलावा ये जो पूरी की पूरी थियरी है ये आपको 3 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए पार्ट बी के लिए अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी में से एक कहूँ तो वो हो जाएगी आपकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ थियरी में क्या पूछा जाएगा, सॉरी दूसरी चीज़ क्या पूछी जा सकती है आपको थियरी में, तो आपको एक ऐसी चीज़ पूछेगा कि भाई राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। ये भी कई बार देखा गया है क्वेश्चन, तो आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं डिफरेंस ये सारे। ठीक है, ये कंक्लूजन में, पर आपको इसे डिफरेंस के फॉर्म में लिखना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इसके अंदर आपको दिखेगा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये आपको थियरी में भी पूछा जा सकता है पूरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए, और आपको एमसीक्यू में तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे। दिस ग्राफ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको थियरी में ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है कि भाई इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, या तो फिर एमसीक्यू में आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दे देगा और उसके बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। उसके अलावा ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर ये अमोनिया वाला, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एमसीक्यू में पूछी जाएगी। 100% लिख के दे रहा हूँ, इस पैराग्राफ को छोड़ना मत। इस पैराग्राफ में से आपको एक आधा एमसीक्यू दिखने ही वाला है इस बार के एग्जाम में, तो इसे तो आप बिल्कुल ही मिस मत करना। ठीक है, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही प्रिपेयर करना है। इसके भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और उसी के साथ साथ ये एक पॉइंट है, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये सारे जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है चीज़ें आपके एमसीक्यू के लिए। और उसी के साथ साथ ये दोनों ग्राफ, अगेन ये आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी पूछ सकता है थियरी में, और आपको एमसीक्यू में दे देंगे ग्राफ, या तो फिर आपको ऑप्शंस में ग्राफ दिए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये किस ऑर्डर का है। ठीक है, एग्जाम्पल 4.5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस तरह के एग्जाम्पल आपको
2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं थियरी के अंदर। तो आपको एक बार इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैसेस के लिए होता है। तो ये इक्वेशन आपको एक बार डेरिवेशन इसका समझ लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको आप इसके सम आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें तो आपको इसे एक बार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक डिसेंट स्कोर चाहते हैं, आपको उतना ज़्यादा स्कोर नहीं लाना है, और अगर आप इस चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 4.6 भी ऐसे लोगों के लिए है जिनको काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए, तो वो ये इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जिसको इन सारी झमेले में नहीं पढ़ना है तो वो अगर इस एग्जाम्पल को स्किप करेगा तो चलेगा, ओके। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को तो मिस बिल्कुल मत करना, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसके आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दिखने वाले हैं। मैं आपको ये लिख के देता हूँ, क्यों? बिकॉज ऐसा ही एक चैप्टर आपके फिजिक्स में भी आता है, न्यूक्लाई के अंदर भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स दिखेंगे। इसलिए एग्जामिनर क्या सोचता है कि आपको ये चीज़ तो पक्की आनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री में भी आती है और ये आपके फिजिक्स में भी आती है। तो इस टॉपिक में से आपको एमसीक्यूज पूछने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही में आपको यहाँ से प्रॉब्लम्स भी दिखने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि ये टॉपिक काफ़ी ईजी है, यानी कि ये जो हाफ लाइफ का जो टॉपिक है ये उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये जो एक स्टेटमेंट लिखी है बोल्ड में, ये सारी स्टेटमेंट जो छोटी छोटी स्टेटमेंट है आप इसे साथ साथ में हाईलाइट करते जाइएगा, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको एग्जाम्पल नंबर 4.7 या तो फिर एग्जाम्पल नंबर 4.8 इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल 100% दिखने ही वाला है आपकी इस बार की 2022 की बोर्ड की एग्ज़ाम में, तो इसे मिस बिल्कुल मत करना। जब इतना आप कर लो उसके बाद ये जो टेबल है, टेबल 4.4, इस टेबल को आप कर लेना, बिकॉज इसके अंदर सब कुछ कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक छोटे वर्जन में आपको ये पूरे टेबल में सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से दे रखी है। तो आप अगर रिवीजन करना चाहो, अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ लिया है और अगर आप रिवीजन करना चाहो तो आप इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लोगे तो आपको आगे की चीज़ें देखनी नहीं पड़ेगी और आप थोड़ी ही देर में अपना रिवीजन फिनिश कर लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो एग्जाम्पल्स है इसके, ये सारे एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको एमसीक्यू में दिख सकते हैं और साथ ही में ये आपको 2 मार्क्स की थियरी में भी दिख सकता है। ये वाला क्वेश्चन जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपको 2 मार्क्स की थियरी के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगेन एग्जाम्पल तो देखो यार आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल का कुछ भी फिक्स नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे जो छोटे छोटे होंगे, कुछ आपको जो बड़े बड़े होंगे वो 2 या तो फिर 3 मार्क्स में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप मिस मत करो, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो इसके जो केसेस है, इसके अंदर की जो छोटी छोटी थियरीज है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। फिर ये जो इक्वेशन है आपका, तो ये इस इक्वेशन के ऊपर से आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और साथ ही में आपको इसके 2 या फिर 3 मार्क्स के प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन ये पिछले पोर्शन में दे रखी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक बार पढ़ लेनी है। ये जो सारे ग्राफ्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, एमसीक्यू में कई बार ये ग्राफ्स रिपीट हुए हैं, तो इन सभी ग्राफ्स को मिस मत करिएगा, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये थियरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे का पोर्शन एमसीक्यू के लिए, यानी कि एमसीक्यू के लिए आपको ये पीछे का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। आगे के पोर्शन में आपको मैंने बताया कि भाई मॉलिक्युलैरिटी के बारे में, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ये सारी जो थियरीज है वो आपको 2 या तो फिर 3 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस है। उसके अलावा आपको हाफ लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो थियरी में पूछे जाने के चांसेस है। उसके अलावा मैंने बताया कि ये जो पिछला पोर्शन है आपका, पीछे का पोर्शन, इस पोर्शन में से आपको क्या पूछा जा सकता है? आपको एमसीक्यूज ज़्यादा पूछेंगे। इस चैप्टर में से आपको एक आध एमसीक्यू ग्राफ का दिखेगा, तो आपको ग्राफ के लिए भी प्रिपेयर रहना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ग्राफ किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए होता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसे नोट करते जाए, ठीक है। ये जो सारी इक्वेशंस है, ये सारी इक्वेशंस आपको आने चाहिए, इन सभी इक्वेशंस के ऊपर से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ये सारे ग्राफ्स आपको पढ़ने हैं, और ये जब सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप इस चैप्टर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये जो थियरी है ये आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो आपको ये जो एग्जाम्पल है इसको याद रख लेना है और थियरी में मोटा मोटा क्या लिखना है वो सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। एंड दिस ग्राफ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि कौन से पोर्शन में क्या चीज़ें हो रही है, तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर लोगे।
इसके बाद आ रही है कॉलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए कॉलिजन थियरी जो है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, एमसीक्यू के लिए आप इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे, थियरी में आपको ये 2 या तो फिर 3 मार्क्स में दिख सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बस ये आपका पूरा कॉलिजन थियरी हो जाएगी। और इसी के साथ इस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट थियरीज़ के बारे में आपको मुझे बताना था, और ऐसी चीज़ें जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए आपको एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जब आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद किसी दूसरी रेफरेंस बुक को सॉल्व करने से पहले आप इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। क्यों? बिकॉज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से आपको आपकी गुजसेट की एग्जाम के अंदर और उसी के साथ साथ आपके बोर्ड्स की एग्जाम के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज दिखने को मिलेंगे, तो आप इस चीज़ को कृपा करके मिस ना करें। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मैं बहुत ही कम समय में अब गुजराती मीडियम के लिए भी इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला एक वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पे। ये जो वीडियो था ये था बेसिकली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अपलोड कर दूंगा। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी इन सभी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, आपको बहुत सारी हेल्प हो रही होगी, और अल्टीमेटली इस हेल्प से आपके गुजसेट और बोर्ड की एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।